नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अब आगे बढ़ते हैं। यूनानी दर्शन की बात करते हैं। यूनान का इतिहास किसी देश का इतिहास नहीं बल्कि नगर राज्यों का इतिहास है। समुद्र का पानी यूनान में काफ़ी भीतर तक प्रवेश कर गया था। इस कारण यूनान के नगर जो है कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बंट गया। यूनान नगर राज्य थेसली, एपिरस और थीब्स, कोरिंथ, स्पार्टा और एथेंस। ठीक है। यूनानी नगर राज्यों में सर्वाधिक जो स्वतंत्र वातावरण था वो एथेंस का था। इस कारण एथेंस में दर्शन का सर्वाधिक विकास हुआ। यूनान में आर्थिक समृद्धि व स्वतंत्र वातावरण के कारण ही दर्शन का विकास हुआ। यूनान में सर्वप्रथम दर्शन का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेटस नगर के दार्शनिकों से हुआ। इस कारण इस दर्शन को क्या कहा जाता है? मिलेनेशियन स्कूल का दर्शन भी कहा जाता है। इस स्कूल का जन्मदाता थेल्स था। कौन था? थेल्स था। यूनानी दर्शन का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है, थेल्स को। इस स्कूल के दर्शन को पदार्थवादी भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि कहीं भी मनुष्य को ध्यान में रखकर दर्शन का निर्माण नहीं किया गया। इस स्कूल के दर्शन को इस स्कूल के दर्शन को एनेक्सीमेनस ने आगे बढ़ाया। एनेक्सीमेंडर के अनुसार मनुष्य पहले मछली के आकार का था। कैसा था? मछली के आकार का। इस स्कूल के दर्शन में पाइथागोरस और डेमोक्राइटिस ने नवीन चिंतन प्रस्तुत किया, और डेमोक्राइटिस ने अणु का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, डेमोक्राइटिस का अणु का सिद्धांत। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में सोफिस्ट विचारधारा का उदय हुआ। कौन सी विचारधारा थी? सोफिस्ट। इस विचारधारा का प्रवर्तक था प्रोटोगोरस। सोफिस्ट विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस की मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसके विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, यही सोफिस्ट कहलाए। सोफिस्ट की बात करें, सोफिस्ट यूनान में ज्ञान के शिक्षकों को सोफिस्ट कहा गया। यूनान में जो ज्ञान के शिक्षक थे उनको सोफिस्ट कहा गया। ये लोग कहते थे कि व्यक्ति स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करता। सोफिस्ट क्या कहते थे? सोफिस्ट कहते थे कि व्यक्ति खुद ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्ति के लिए इनकी शरण में आना होगा। कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी शरण में आना होगा। ये लोग यूनान के लोगों को सभी प्रकार का ज्ञान देने का दावा करते हैं। सोफिस्ट पैसा लेकर ज्ञान देते थे और इनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ व सापेक्षतावादी था। पैसा लेते थे ज्ञान का। आजकल जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है ना, वैसे कैसे लेते थे? व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान देते थे, सापेक्षवादी ज्ञान था इनका, पैसा लेते थे। सोफिस्टों के विरुद्ध यूनान का पहला व्यवस्थित दार्शनिक सुकरात खड़ा हुआ। इन सोफिस्टों के विरुद्ध खड़ा हो गया कि भाई जरूरी थोड़ी तुम्हारे शरण में आना होगा। कौन आया? सुकरात आया, सबसे पहला व्यवस्थित तरीके से आया। सुकरात की बात करें, टाइम पीरियड 469 बीसी से 399 बीसी तक। सुकरात के विचार हमें लिखित रूप में तो नहीं मिलते। उसके शिष्य थे प्लेटो के डायलॉग्स, जो इनकी रचना है, डायलॉग्स में हमें सुकरात के विचार पता चलते हैं। सुकरात के प्रसिद्ध वाक्य थे, अपने आप को पहचानो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं जानता, है ना। जो सोफिस्ट कहते थे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे शरण में आना होगा, वही सुकरात कहता है कि अपना आप को पहचान लो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये कहते थे सुकरात। सोक्रेटिक मेथड की बात करते हैं। सुकरात की दार्शनिक पद्धति को सोक्रेटिक मेथड कहा गया। इस मेथड को द्वंद्वात्मक पद्धति व वाद विवादात्मक पद्धति भी कहा जाता है। द्वंद्व, डिबेट, है ना, द्वंद्व करेंगे, डिबेट करेंगे, किसी भी कोई संदेह होगा डिबेट करेंगे। इस मेथड को दात्री प्रणाली या बौद्धिक प्रासविकी भी कहा जाता है। सुकरात ने अपने विचारों को लिखित रूप में नहीं दिया, क्योंकि उसकी सोच थी कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसके विचारों का अंधानुकरण नहीं करें। लिखित रूप में दिया ही नहीं, बोला कि जब मैं नहीं रहूँगा तब लोग इसका अंधानुकरण करेंगे, ऐसा नहीं चाहते थे सुकरात। ठीक है। सुकरात किसी वाद या संप्रदाय की स्थापना नहीं करना चाहते थे। कोई स्थापना नहीं करना चाहते संप्रदाय। सोक्रेटिक मेथड में सुकरात लोगों को ज्ञान देने का दावा नहीं करता। वो तो कहता है कि ज्ञान व्यक्ति में छिपा है, कोई दावा नहीं करता। वो कहता है कि ज्ञान जो है वो तो व्यक्ति में छिपा हुआ है, तो केवल उस ज्ञान को बाहर निकलवाना चाहता हूँ, कि मैं तो केवल उस ज्ञान को क्या है, बाहर निकलवाना चाहता हूँ। सुकरात लोगों में ज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहता था। ज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहता था। सुकरात विचार करने व आत्मचिंतन करने की कला को विकसित करना चाहता है। सुकरात जो है विचार करने व आत्मचिंतन करने की कला को क्या करना चाहता था? विकसित करना चाहता, कि भाई खुद सोच समझ सको, आप खुद आत्मचिंतन कर सको, विचार कर सको, ये ज्ञान विकसित करना चाहता था सुकरात। सुकरात कहता है
दर्शन का उद्देश्य, सुकरात कहता है कि दर्शन का उद्देश्य सार्वभौमिक सत्य व ज्ञान को प्राप्त करना है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ को प्राप्त करना, ठीक है ना। सुकरात के अनुसार किसी समस्या पर उचित वाद विवाद के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कोई भी बात हुई, आप उस पर डिबेट कीजिए, वाद विवाद कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, तो उसके बाद उस पर समस्या का जो समस्या है उसका समाधान भी निकल आएगा। सुकरात कहता है कि किसी भी समस्या पर वाद विवाद के समय हुई प्रश्न उत्तर हो, देखो वाद विवाद जब होता है तो कई सारे प्रश्न उत्तर हमारे सामने आते हैं, इनके द्वारा समस्या से जुड़ी कई अवधारणाओं परिभाषाओं का निर्माण किया जा सकता है। सुकरात कई बार किसी समस्या के नकारात्मक पक्ष को भी सही बता देता है, नकारात्मक को भी। इसके पीछे उसका कारण क्या था कि समस्या पर वाद विवाद प्रारंभ होना चाहिए ताकि उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। कई बार नेगेटिव चीज़ को कह देते थे, हाँ ठीक है, सहमति जता देते ताकि उस पर डिबेट हो। सोक्रेटिक मेथड व बुद्ध का ज्ञान देने का तरीका आपस में मिलता जुलता है। बुद्ध भी प्रश्नोत्तर विधि व उदाहरणों के द्वारा ज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहते थे। सोक्रेटिक मेथड की विशेषताओं की बात करें, ये संदेह विधि है, ये भी डाउटफुल मेथड है। डेकार्ट है तो डाउटफुल था ही। सोक्रेटिक मेथड डेकार्ट की संदेह विधि से मिलता जुलता है, ठीक है। कई बार सुकरात किसी समस्या का उचित हल जानते हुए भी, सुकराती व्यंग्य किसे कहते हैं, कई बार सुकरात किसी समस्या का उचित हल जानते हुए भी अनजान बन जाता है। उसको पता होता है कि इसका समस्या का समाधान क्या है, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, ठीक है। इसे सुकराती व्यंग्य कहा गया। लोग कहते हैं कि जानबूझकर अनजान बनना गलत है, किंतु वास्तव में इसके पीछे सुकरात का उद्देश्य था, मैं जो जानता हूँ क्या हो वही पूरी तरीके से सत्य है, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए चुप रहते हैं। ये विधि, ये वाद विवादात्मक पद्धति है, ये परिभाषात्मक व उदाहरणात्मक विधि है, ये अनुभवनात्मक और उदाहरणात्मक विधि है, ये आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि है। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि वो विधि है जिसमें कई विशेषताओं में से सामान्य विशेषताओं को अलग कर लिया जाता है, वो विशिष्ट विशेषताओं को भी अलग किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष विशेषताओं को कई उदाहरणों द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है, वो है निगमन विधि। नीति शास्त्र की बात करें, नीति शास्त्र अगले वीडियो में।